गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए फिर जल्दी से लाइव आएंगे, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको मालूम है कि अपनी क्लास है केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की क्लास चल रही है। राहुल, पंकज, सोनू सिंह, विश्वजीत कुमार, ऐश, उसके बाद है राहुल यादव, उसके बाद हिमांशी चौधरी, अवनीश कुमार, राहुल राठौड़ भी हैं। राहुल, कितने सारे राहुल हैं। गौरव कुमार, एक जमाना आया था जिस जमाने में राहुल, काजल ये नाम बड़े चलते थे, है ना, उसी में से एक हम भी हैं। लेकिन अब ऐसा अपने बच्चों को कोई नाम नहीं रखता है, अब रखते हैं अवमिका, वमिका, अनामिका। हाँ, चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। कैसे है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है? एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि ओके। प्रिया ठीक है, राहुल ठीक है, पंकज, एक है अनपढ़ बाबू। अरे अनपढ़ कब तक अनपढ़ रहोगे? हाँ चलो, ऑल क्लियर। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके नेहा, थैंक यू नेहा। चलो, तो हम कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम पीटी पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, और पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा इतिहास पढ़ रहे थे कि किस तरीके से पीटी बना था। हमने पढ़ा कि सबसे पहले किसने कोशिश की थी पीरियोडिक टेबल बनाने की? डॉबराइनर ने। उसके बाद किसने किया था सेकंड एफर्ट? न्यूलैंड जी ने। थर्ड एफर्ट किसने लगाया था? आपके थर्ड एफर्ट लगाया था मेंडलीव जी ने। और मेंडलीव जी को तो हम कह रखे हैं, क्या आप बताएंगे कि मेंडलीव जी को तो हम फादर ऑफ पीटी, पीरियोडिक टेबल के जनक कहते हैं, क्योंकि वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में क्या बनाए? ये ऐसी खड़ी लाइन क्या थी? ये खड़ी लाइन थी बच्चा ग्रुप। क्या बनाए? ग्रुप्स बनाए, समूह बनाए, और कुछ इस तरीके की लाइन बनाई जिन्हें हमने क्या कहा था? ये पड़ी हुई लाइंस क्या हैं? ये है पीरियड। ये क्या है? आवर्त हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसके जनक या फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हम किनको मानते हैं? मेंडलीव जी को। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक टेबल बना के ग्रुप्स और पीरियड्स बना दिए थे, समूह और आवर्त बना दिए थे, इसलिए हम इनको आवर्त सारणी के जनक की उपाधि देते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि इन्होंने जो पीरियोड टेबल बनाई थी उसमें कुछ कमियां थी। उसमें से एक कमी तो वो थी कोबाल्ट और निकल के एटॉमिक मास वाली। आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने बनाई थी वो किसके आधार पे बनाई थी? वो बनाई थी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पे बनाया था। इन्होंने कहा था कि मेरी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं जाओगे तो एटॉमिक मास हमेशा क्या मिलेगा आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। लेकिन बच्चा वो फंस गए थे किस केस में? कोबाल्ट और निकिल के केस में। उसके बाद दूसरा कमी था कि जब आपने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पे सजाया है, सजाने का मतलब वो मेकअप वाला सजाना नहीं, यहाँ पे हिंदी में टर्म रखने को सजाना बोलते हैं, कि जब वो एलिमेंट्स को एक एक को पकड़ के ऐसे रख रहे थे या सजा रहे थे, तो जब आपने एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को रखा है, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि एक ही एलिमेंट के एटॉमिक मास तो अलग अलग हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट के, एक ही तत्व का परमाणु भार तो अलग अलग हो सकता है, और ऐसा कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, जिसका परमाणु क्रमांक तो एक ही हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो जब आपने एलिमेंट्स को सजाया है किसके आधार पे? एटॉमिक मास के आधार पे, परमाणु भार के आधार पे, तो बच्चा जब आपने एटॉमिक मास के आधार पे सजाया है तो एक ही एलिमेंट के एटॉमिक मास तो अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब आपको उस एलिमेंट को, आइसोटोप्स को अलग अलग रखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में। और अगर इस तरीके से अगर आप आइसोटोप्स को रखना स्टार्ट कर देंगे तो पीरियोडिक टेबल तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे पेजेस का हो जाएगा। तो ये तो गलत है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि मेरी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के आधार पे थी, लेकिन बच्चा लोगों ने कहा कि आप फिर आइसोटोप्स को जगह कहां दोगे? आप समस्थानिक को जगह कहां रखोगे? तो इनके पीरियोडिक टेबल का, इनके पीटी का सबसे खतरनाक जो पॉइंट निकल के आया वो ये आया कि इनके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को जगह नहीं मिली। बच्चा क्या नहीं मिली? आइसोटोप्स को जगह नहीं मिली, स्थान नहीं मिला समस्थानिकों को। और जब आइसोटोप्स को जगह नहीं दी तो इनका पीटीबी क्या हो गया? फेल हो गया। अब फेल हो गया, लेकिन बच्चा टेबल बनाने का आइडिया तो आ गया ना, कि पीरियड ग्रुप बनाओ। ये सारे आइडियाज तो किसने दिए?
किसने दिए? मेंडलीव ने दिए। अब क्या हुआ बच्चा? अब समय आया 1913 का, 1913 का समय आया, और 1913 के समय में एक साइंटिस्ट आए जो इन्हीं के स्टूडेंट थे, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने क्या किया? जो पीरियोडिक टेबल में कमियां थी, जो क्या थी? पीरियोडिक टेबल में कमियां थी, और जो कमी किसने छोड़ी थी? मेंडलीव ने। उन्हीं कमियों को दूर करके दुनिया के सामने क्या बना दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये मेंडलीव के स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या किया कि जो कमियां थी, किसकी कमियां? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कमियां थी, उन कमियों को सुधार दिया और एक नया टेबल दे दिया। उसे बोलते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी, उसे बोलते हैं हम एमपीटी। ये वाला, ये है आपका एमपीटी, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जब आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ये ठीक है। तो सबसे बड़ी कमी क्या थी बच्चा? सबसे बड़ी कमी थी मैम, उन्होंने किसको जगह नहीं दी थी? आइसोटॉप्स को जगह नहीं दी थी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कहा था कि मैं एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा। अब भैया एटॉमिक मास तो अलग अलग भी हो सकता है, एटॉमिक मास तो अलग अलग भी हो सकता है, तो आप उन एटॉमिक मास अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन के, कल हमने पढ़ा था 3 एटॉमिक मास हो सकते हैं, याद है? हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स पढ़े थे हमने? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पढ़े थे। अब बताओ जरा, नाम लिखो कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चे टाइप करो कि हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटॉप्स पढ़े थे। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप्स के नाम भी गिवन है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हैं, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 14 होता है। पोलोनियम के बहुत सारे होते हैं, यूरेनियम का भी होता है, यूरेनियम 235 टू 33 भी होता है। तो लेकिन हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप्स को नाम भी दिया गया है। सबसे पहला 1H1, इसका नाम क्या था? कल हमने पढ़ा था, इसका नाम था प्रोटियम। दूसरा क्या नाम था? 1H2, इसका नाम था ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और एक था 1H3 जो रेडियो एक्टिव होता है, इसे बोला था हमने ट्रीटियम। क्या बोला था बच्चा? ट्रीटियम, राइट। मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था आपको, बहुत अच्छे से याद करो कि इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1। एटॉमिक नंबर सेम है इनका, परमाणु क्रमांक एक जैसा है। एटॉमिक मास देखो 1 2 3 अलग अलग है एटॉमिक मास। इसका मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग होता है, उसे हम आइसोटॉप कहते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। अब बच्चा इनका डायग्राम कैसे बनाते हैं? इनका डायग्राम कैसे बनता है 1H1 का, 1H2 का, 1H3 का? वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम 1H1 का बनाते हैं। आप लोग बनाओगे, मैं एक का बताऊंगी, बाकी 2 का आप बनाओगे अपने कॉपी में। याद करो, मैंने कहा था किसी भी एलिमेंट के पाँव में होता है वो क्या होता है? वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। पाँव में जो संख्या लिखी हुई होती है वो क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक होता है। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ proton. Atomic number is equal to number of proton and also is equal to number of electron. हाइड्रोजन है, मैंने ये तो बोला नहीं है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। न्यूट्रल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर कोई आवेश की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिंपल हाइड्रोजन की बात कर रही हूं। तो हाइड्रोजन के जो पाँव में ये वैल्यू लिखी हुई है ये होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब? जब वो उदासीन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन उदासीन तो है, मैंने कोई ये थोड़ी बोला H+ या H-, मैं तो सिंपल H की बात कर रही हूँ। जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो उसे न्यूट्रल, उसे उदासीन कहा जाता है। तो ये तो उदासीन है। तो बच्चा ये बताओ कि क्या मैं ये कह दूं कि प्रोटियम के जो पाँव में 1 है ये क्या है? ये इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। प्रोटॉन कितना है? 1। अब बच्चा ऊपर चलो, ऊपर वाला वैल्यू ये सिर के ऊपर लिखते हैं, ये क्या होता है? ये होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोले तो परमाणु भार, और परमाणु भार क्या होता है बच्चा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़, सम ऑफ n+p। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दो तो एटॉमिक मास निकल के आ जाता है। अब बच्चा बताओ कि प्रोटॉन कितना है? 1। ये रहा प्रोटॉन 1। अब 1 में कितना जोड़ू कि 1 ही रह जाए? 0।
एक में कितना जोड़ू कि एक ही रह जाए, 0। इसका मतलब 1H1 में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ये लो, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर है। नहीं समझ में आया? चलो एक बार फिर से समझाते हैं। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और जब न्यूट्रल है कोई एलिमेंट तो उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो हाइड्रोजन के प्रोटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना है? 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1। तो हमने लिख दिया ना कि इसका एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसका मतलब इसके एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। अब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? N+P का जोड़, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़। अब बच्चा ये बताओ, प्रोटॉन तो 1 है, आप लिख चुके हैं। अब इसका एटॉमिक मास आपने 1 लिख रखा है। इसका मतलब 1 में कितना जोड़ूं कि 1 ही रह जाए? 0, है ना? तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन 0 है। इसका मतलब 1H1 के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। तो कैसे बनाएंगे प्रोटियम को? देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। कैसे बनाएंगे प्रोटियम को? प्रोटियम आप ऐसे बनाओगे, यहां पे आगे बना देती हूं। प्रोटियम इस तरीके से बनाओगे आप। प्रोटियम का एटम ऐसे बनेगा, ये उसका न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूट्रॉन लिखोगे 0, प्रोटॉन लिखोगे 1 और बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1। ऐसा बना है तो ये प्रोटियम है। ये क्या है बच्चा? प्रोटियम। अब ड्यूटेरियम का आप बनाओ, जल्दी से बनाओ। ड्यूटेरियम का अपने कॉपी में कैसे बनाओगे, कैसे बनेगा? सुनो बच्चा, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1। प्रोटॉन भी कितना है? 1। तो मैं ड्यूटेरियम में लिख दूं कि ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। प्रोटॉन कितना है? 1। अब बताओ, इसका एटॉमिक मास 2 है, ऐसे लिखा हुआ ना 1H2, तो एटॉमिक मास 2 है। एटॉमिक मास 2 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जोड़ कितना है? 2। अब आप लिख चुके हो कि प्रोटॉन तो 1 है, तो 1 में कितना जोड़ा होगा कि 2 आ जाएगा? 1 में 1 जोड़ा होगा तो 2 आ गया। इसका मतलब ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में 1 न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? 1 न्यूट्रॉन होता है। तो ड्यूटेरियम को कैसे बना दोगे? ड्यूटेरियम कुछ ऐसा बनेगा बच्चा, न्यूट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, बाहर इलेक्ट्रॉन 1। अब बनाओ ट्रीटियम का। ट्रीटियम कैसे बनेगा? 1H3 कैसे बनेगा? ट्रीटियम में इलेक्ट्रॉन तो 0 रहे, इलेक्ट्रॉन और ऊपर मैंने 0 लिख देगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 1 होएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो 1 रहेगा। क्यों रहेगा इलेक्ट्रॉन 1? क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। प्रोटॉन भी कितना रहेगा? 1 रहेगा। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? देखो 1H3 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये N+P का जोड़ है। प्रोटॉन तो 1 है ना, अब 1 में कितने जोड़ोगे कि 3 आ जाएगा? 2 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तो ट्रीटियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। कैसे बनेगा ट्रीटियम? ट्रीटियम कैसे बनेगा? तो बच्चा ट्रीटियम ऐसे बनेगा, इस तरीके से, न्यूट्रॉन 2, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। ये लो, ये इनका डायग्राम होता है ना। अब बताओ, किसी बच्चे को इनमें कोई डाउट है किसी तरीके का? अगर डाउट है तो कैसे याद करो? देखो, अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है तो वो कैसे याद करेगा? देखो यहां से समझने की कोशिश करो। ये 1H1 है, 1H1 1 क्यों बना? क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। एटॉमिक मास भी 1 है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ ही तो एटॉमिक मास कहलाता है। जब प्रोटॉन 1 है तो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही तो रह जाएगा, तो इसका एटॉमिक मास भी क्या है? 1 है। अब आओ ड्यूटेरियम में। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ठीक है मैम। न्यूट्रॉन कितना है? 1। तो 1 में 1 जोड़ोगे तभी तो 2 होएगा, तो एटॉमिक मास इसका 2 लिखा हुआ है। तीसरा 1H3, न्यूट्रॉन की संख्या 2 है और प्रोटॉन की संख्या 1 है, दोनों का जोड़ करो 3। तो जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो ऊपर लिखा जाएगा, अकेला प्रोटॉन लिखोगे तो पांव में लिखा जाएगा। ये लो, बहुत सिंपल है। अब इससे ज्यादा मैं और नहीं समझा सकती हूं। बताओ, कोई बच्चा ऐसा है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है बच्चा, प्रिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने नेगेटिव लिखा है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव हम प्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर पॉजिटिव है। ऐसे इस तरीके से आप लिख भी सकते हो। और न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इसलिए लिखते हैं। हाँ जी, किसी बच्चे को दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को?
राहुल, पंकज, निरुपा, धर्मेंद्र कुमार, दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से लिख दोगे। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। तो आइसोटॉप्स को क्या नहीं मिली? जगह नहीं मिली। जगह नहीं मिली। कहां पे नहीं मिली? पीरियोडिक टेबल में। किसकी पीरियोडिक टेबल में? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि मेंडलीव ने खुद ने एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को सजाया था। और एटॉमिक मास तो अलग अलग हो सकता है भैया, मतलब आइसोटॉप्स तो अलग अलग हो सकते हैं, तो आप आइसोटॉप्स को भी जगह दो। तो इनसे हमने ये उम्मीद की थी कि जैसे आपने यहां पे हाइड्रोजन लिखा होगा, तो इस हाइड्रोजन में आप साथ में हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स भी यहां पर मेंशन करो। तो बच्चा यहां हम 1H1 लिखते, यहां हम 1S2 लिखते, यहां 1S3 लिखते, तो कितना पीटी हो जाता, बड़ा हो जाता ना पीरियोडिक टेबल। इसलिए इनका पीरियोडिक टेबल में कमियां पाई गई, और इनकी कमियों को दूर करने के लिए क्या बनाया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप फुल फॉर्म लिख लेना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। किसने बनाई? इनके स्टूडेंट ने। स्टूडेंट कौन थे? हेनरी मोजले जी। हेनरी मोजले ने इनकी प्रॉब्लम को हटा दिया, इनकी डीमेरिट्स को मेरिट्स में बदलकर एक नया टेबल प्रेजेंट कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? आप बोलोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कब? सन 1913 में। 1913 में सबसे पहले इन्होंने विश्व के सामने अपना पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया। और बच्चा, इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसको नाम क्या दिया गया? इनकी पीरियोडिक टेबल का नाम रखा गया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने कहा कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई है उसी का लंबा रूप मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं बना रहा हूं, उसी को बड़ा करके बना रहा हूं मैं। देखो ना, आप खुद सोचो, उनकी पीरियोडिक टेबल तो बहुत छोटी थी, और अब आप पीरियोडिक टेबल देखो कितना बड़ा है। तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल को नाम दिया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी, उसी का लंबा रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई हेनरी मोजली ने, तो इनका जो लो था वो था, इन्होंने एलिमेंट्स को किस आधार पे अरेंज किया? इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने कहा भाई एटॉमिक मास के आधार पे तो आप नहीं रख पाओगे, तो इन्होंने प्रॉब्लम को ही हटा दिया। इन्होंने प्रॉब्लम को ही हटा दिया। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, किसके आधार पे? उनके एटॉमिक नंबर के आधार पे। इन्होंने एलिमेंट्स को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पे अरेंज करना शुरू कर दिया, कि एटॉमिक मास के आधार पे रखो ही मत। मैं किसके आधार पे रखूंगा? मैं एटॉमिक नंबर के आधार पे रखूंगा। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इन्होंने 2 रीजन दिए। एक तो कि अगर एटॉमिक मास के आधार पे रखोगे तो आइसोटॉप्स को जगह देनी पड़ेगी और पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसके? उनके एटॉमिक नंबर के आधार पे। जैसे याद करो, हमने कल पढ़ा था कि जो मेंडलीव जी थे उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु भार पे डिपेंड करते हैं, कहा था ना। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं मेंडलीव जी, आप टीचर हो, आप मेरे गुरु हो, लेकिन आप ये चीज गलत बता रहे हो कि किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक जो फंक्शंस होते हैं, जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एटॉमिक मास के आधार पे नहीं, एटॉमिक नंबर के आधार पे चेंज होती हैं। किसके आधार पे? एटॉमिक नंबर के आधार पे। इसलिए इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को यूज किया। किसके आधार पे बनाया इन्होंने? Z के आधार पे। Z क्या होता है? Z इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर। इन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, और इन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम का मतलब है ऊपर से नीचे, मेरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक नंबर आपको दोनों केस में बढ़ता हुआ मिलेगा। एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज्ड, कि मैं इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर रहा हूं, या मैंने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया है कि आप मेरी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आओ, लेफ्ट से राइट जाओ, आपको परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। और इस बात को कोई नकार नहीं सकता, इस बात को कोई गलत नहीं बता सकता आज तक की डेट में।
आज तक की डेट में। एटॉमिक मास को हिंदी में परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोलते हैं। इन्होंने कहा कि मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पे किसने रखा था? मेंडलीव ने। मेंडलीव को इन्होंने गलत साबित कर दिया कि आप गलत हो, आप टीचर हो, मेरे शिष्य, मेरे गुरु हो, वो बात अलग है, मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन आपने जब एटॉमिक मास के आधार पे रखा तो आपको आइसोटॉप्स को जगह देनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा मैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर के आधार पे रखूंगा। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया? उनके जेड के आधार पे मैं अरेंज करूंगा। और इन्होंने कहा कि मेरी पीटी में टॉप टू बॉटम, लेफ्ट से राइट, कहीं पर भी जाओ। अब ये बताओ, जब मैं टॉप टू बॉटम की बात करती हूं तो मैं किसकी बात करूंगी? कल पढ़ाया था ऐसी लाइन, तो हम किसकी बात करेंगे? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, तो हम ग्रुप्स की बात करेंगे बच्चा। किसकी बात करेंगे? हम समूह की बात करेंगे। और जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम किसकी बात करेंगे? हम पीरियड की बात करेंगे, हम आवर्त की बात करेंगे। तो इन्होंने कहा मेरी पीटी में, मेरे पीरियोडिक टेबल में, समूह में ऊपर से नीचे जाओ, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक नंबर आपको हमेशा बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। आप एक भी कमी नहीं निकाल सकते हो। यह आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, 118 एलिमेंट, आप खुद देख लो, एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा। साबित करके दिखाऊं? 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। टॉप टू बॉटम बोले तो ग्रुप में बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट बोले तो पीरियड में बढ़ रहा है। कोई कमी नहीं निकाल सकता इनकी पीरियोडिक टेबल में, इस पॉइंट पे तो कमी नहीं निकल सकती। तो बच्चा, इन्होंने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, और अरेंज करके इन्होंने कहा कि मेरी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट जाओ, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा। अब बात आती है कि इनकी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स थे और कितने पीरियड्स थे। क्या बात आती है? हाँ, देखो, जब बात करते हैं कि इनकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने थे, तो इनकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स थे 18। वहां कितने थे? कलवाली में कितने थे? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने थे? आप याद करो, ठीक है। और इनकी पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने थे, आवर्त कितने थे? 7 पीरियड एंड ग्रुप 18। कितने समूह है? 18 समूह है और 7 पीरियड। कैसे मैम? मैं आपको काउंट करवाती हूं। देखो, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जब आप लेफ्ट से राइट बात करते हो तो हमेशा पीरियड की बात करते हो, ठीक है। और जब आप ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड हैं। अब यहां से आपकी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो गई है, और अपने कान आंख खोल के सुन लो सारी चीजें, ठीक है। यहां से आपका पीटी स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहला आज आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, वो किसने दी? हेनरी मोजले ने। किसके आधार पे? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। क्या कहा? ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। इसके साथ कितने ग्रुप हैं इसमें? 18। कितने पीरियड है? 7। अब बात करते हैं टोटल एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में। तो लिखो जरा, पीरियोडिक टेबल में अभी तक टोटल एलिमेंट्स, कुल तत्व कितने हैं? 118। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118, 118, 118 हैं। ये देखो बच्चा, फर्स्ट हाइड्रोजन एंड लास्ट वन इज ऑजी ऑर्गेनेसन। ये पहला, ये 118वां। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। आप लिख भी सकते हो, 118 में से जो एक नंबर पे आता है दैट इज H फॉर हाइड्रोजन, और जो लास्ट आता है, लास्ट एलिमेंट है, अंतिम तत्व है, वो है OG। OG का मतलब होता है ऑर्गेनेसन। ऑर्गेनेसन, ये लो, ऑर्गेनेसन। हाँ जी, समझ में आ गई मेरी बात? ऑर्गेनेसन। अब बात ये आती है कि 118 में से मैंने आपको बताया है कि कुछ एलिमेंट्स नेचर में मिलते हैं। आपको पता है कुछ एलिमेंट्स नेचुरल होते हैं। नेचुरल का मतलब होता है कि ये प्राकृतिक, प्रकृति ने हमें दिए हैं, प्राकृतिक हैं, ये नेचर में है, हमें प्रकृति से मिले हैं।
और कुछ है बच्चा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, जो इंसान ने बनाए हैं, जो मेन मेड है, जो कृत्रिम है, जिनको हमने बनाया है। हमने मतलब मैंने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है। हमने मतलब जो मैन मेड है, इंसान ने बनाए हैं। अब इंसान ही बनाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास है, इंसानों के पास। सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव कौन है इस धरती के ऊपर, इंसान है, इसलिए इंसानों ने बनाया है बेटा। ठीक है, आप कितने नेचुरल हैं, तो आप बताएंगे 92 एलिमेंट्स, 92 नेचुरल हैं। अब कितने बचे 118 में से 92 कर दिया 26, तो 26 क्या है, आर्टिफिशियल है। ये डेटा आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिलेगा एनसीईआरटी में, तो ये लिखा हुआ। बाकी और किताबों में किसी किसी किताब में इधर 90 रहते हैं, इसी में 24 रहते हैं। लेकिन अब ये पूरी 100% प्रमाण हो चुकी है ये बात। नई एनसीईआरटी में यही आता है। पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा 90 और 24 ऐसा मिलेगा शायद, है ना। हाँ, पुरानी वाली में ऐसा मिलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब ये प्रमाण के साथ साइंटिस्ट लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि 92 एलिमेंट्स नेचुरल हैं और 26 एलिमेंट्स क्या हैं, आप बताएंगे आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल का मतलब है जो इंसान ने बनाए हैं। इसका मतलब हमें यही तो पढ़ना है कि 118 एलिमेंट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, 118 एलिमेंट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, और किस तरीके से तो बच्चा इसमें इस पीरियोडिक पीटी स्टार्ट हो चुका है आपका। अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगी, ठीक है, पूरा पढ़ाऊंगी एकदम। आप साथ में नोट्स बनाते जाना, ठीक है। मैम लास्ट में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिया ऑर्गेनाइजेशन, OGANNESSI एलिमेंट है, एक नोबल गैस होती है। कितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं अपने साथ, हाँ जी, कितने बच्चे बना रहे हैं? यस मैम बना रहे हैं, ठीक है। नेहा बना रही है, बहुत बढ़िया नेहा, यदुवंशी, शाबाश। राहुल बना रहे हैं, हिमांशी चौधरी बना रही हैं, आशिका बना रही हैं, गणेश कुमार बना रहे हैं, विकास कुमार बना रहे हैं। विकास कुमार तो कह रहे हैं मेरे सामने पीरियोडिक टेबल ही पड़ी है। प्रिया बेनीवाल बना रही हैं, राहुल यादव बना रहे हैं, पंकज बता रहे हैं, अनु वर्मा कह रही है मेरे को पीडीएफ नहीं मिलेगा। अरे यार बना लो ना मेरे साथ। कुमार सत्यम भी, मैम नेट बहुत ज्यादा, क्या लिख रहे हैं आप? आलोक ज्योति भी बना रही हैं, गोपाल भी बना रहे हैं, यूपीएससी डायरी भी बना रही हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आओ यहाँ पे देखो, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया। बनाना सिखाऊंगी मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल, इसलिए कह रही हूँ नोट्स बना लो, ठीक है। मैंने पहले भी यूट्यूब पे पढ़ी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 ब्लॉक में, कौन कौन से ब्लॉक में? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। सारी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, एस पी डी एफ। अब मैम एस पी डी एफ ही क्यों, पी क्यू आर एस क्यों नहीं, के एल एम एन क्यों नहीं, या ए बी सी डी क्यों नहीं, एक्स वाई जेड क्यों नहीं? दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना आपके ऐसा कि वाई एस पी डी एफ ही क्यों है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी क्यों है एस पी डी एफ, ठीक है। इसका रीजन आगे समझ में आएगा, अभी नहीं, ठीक है। चलो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कैसे ब्लॉक, सुनो। यहां पर जो ब्लॉक है इस तरीके से, इस तरीके से, ये जो ब्लॉक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करो। ये जो ब्लॉक है इसे कहा जाता है एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। अब आओ ये इधर वाला थोड़ा बड़ा इस तरीके से, ये होता है बच्चा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ये है डी ब्लॉक। और आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ इस तरीके से 2 बॉक्स बने हैं, एक ऐसे एक ऐसे। इसे कहा जाता है एफ ब्लॉक। इसे क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक कहा जाता है। समझ में आई मेरी बात? चलो एक बार फिर से सुनो कि पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में बांटा है, एस पी डी एफ। ये यहां वाला एस ब्लॉक है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो राइट हैंड साइड में है वो पी ब्लॉक है, जो बीच में है वो डी ब्लॉक है, और सबसे नीचे है उसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। चलो दिखाते हैं आपको। देखो ये वाला, ये एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है बच्चा? एस। ये कौन सा ब्लॉक है बच्चा?
पी ब्लॉक। कौन सा? पी। ये बीच वाला जो ब्लू कलर का है डी, और ये जो नीचे कलरफुल वाला है ये है एफ, ये है एफ। अब ये नीचे क्या है? ये इंडिकेटर है, ये नीचे इंडिकेटर हैं जो आपको हेल्प करेंगे। कह रखा है कि इस कलर से बनी हुई एल्कली मेटल है, इस कलर से बनी हुई एल्कली अर्थ मेटल है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। ऐसे तरीके से आपको दिखा रखा है, ये इंडिकेटर्स होते हैं कि जो ग्रीन कलर है इससे ये बना हुआ है, ब्लू से ये बना हुआ है, रेड से ये बना हुआ है, इनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। आप इनको पीटी में काउंट मत कर लेना, ठीक है? हाँ, आप इनको पीरियोडिक टेबल में काउंट मत कर लेना। ये नीचे वाले क्या होते हैं बच्चा? नीचे वाले होते हैं, आप बताएंगे, ये होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब इस कलर से बना हुआ है तो ये हैलोजन है, इस कलर से बना हुआ तो ये नोबल गैस है। तो ये तो छोटे बच्चों को याद करवाने का तरीका होता है, तो ये मत समझ लेना कभी, ये पीरियोडिक टेबल का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है? ये इंडिकेटर्स हैं, राइट? बचपन में बता देना इस कलर से बनी हुई ये चीज है, इस कलर से बनी हुई ये चीज है, वैसे, ठीक है बच्चा? बाकी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, देखो लेफ्ट में कौन सा आता है? मैंने कहा था ये ये क्या होता है? लेफ्ट होता है डायरेक्शन, ये राइट होता है। तो लेफ्ट में एस ब्लॉक, राइट में पी ब्लॉक, सेंटर में डी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक, ठीक है? 4 ब्लॉक हैं। अब आओ मुझे ये बताओ कि हमने बांटा था कितने ग्रुप में? हमने कितने ग्रुप में बांटा था बताओ? 18 ग्रुप है ना भाई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, एफ ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, ठीक है? चलो, अब समझिए बच्चा क्या, जब आप बात करते हैं एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक में 2 एस ब्लॉक लिख देते हैं ना आगे। एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अब ये हिंदी में आप अपने आप लिख लेना, ग्रुप को समूह बोलते हैं, पीरियड को आवर्त बोलते हैं, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? ये है ग्रुप नंबर 2। एस ब्लॉक 2 ग्रुप से बना हुआ है, देख लीजिए आप। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये 2 लाइन एस ब्लॉक कहलाती है, ठीक है? अब आ जाइए पी ब्लॉक। पी ब्लॉक है 13 से स्टार्ट होता है, 18 पे खत्म होता है। ग्रुप नंबर 13 से शुरू होके 18 पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट लिख दीजिए पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, जब पी ब्लॉक की बात करते हैं, ऐसे नहीं होते हैं क्या? आप जब कॉलोनी में रहते हैं तो एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, उनके तो अलग अलग अपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, ठीक वैसे ही है, ठीक है? पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आते हैं, ठीक है? काउंट आप कर लेना कितने हो गए। अब आते हैं डी ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक बच्चा? डी ब्लॉक। अब इन दोनों के बीच का डी ब्लॉक, भाई जब पहला दूसरा एस ब्लॉक में आ गया और 13वां पी ब्लॉक में आ गया तो कौन सा बचा? 3 से लेके 12 तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 3 से लेके 12 तक यहां आ गया। एस ब्लॉक में 2 थे, पहला और दूसरा। डी ब्लॉक में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 से लेकर 18 पी ब्लॉक। दिखा देती हूं आपको, सुन लो। एस ब्लॉक में पहला और दूसरा, फर्स्ट सेकंड, इसे एस ब्लॉक बोलते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 ये क्या है? ये है डी ब्लॉक। और 13 से लेकर 18 तक है, ये है पी ब्लॉक। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये नीचे वाला फिर कौन से ग्रुप है? अब मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो एफ ब्लॉक है, डी ब्लॉक के ही कुछ एलिमेंट को नीचे की तरफ खिसका के एफ ब्लॉक बना दिया। देखो इस कलर को इस कलर से मैच करो, हो रहा है ना? इस कलर को इस कलर से मैच करो। ये एलिमेंट्स इसी लाइन के थे यहां के, इनको यहां से खिसका के नीचे कर दिया। ये एलिमेंट्स यहीं के थे, इनको खिसका के नीचे कर दिया बच्चा। डी ब्लॉक के ही कुछ एलिमेंट को खिसका के नीचे की तरफ कर दिया। इसका रीजन क्या था? 2 रीजन थे। देखो आप जानते हैं ना
कि हमारे समाज में कोई एक इंसान होता है, जैसे मैं एक बहुत ही फनी सा एग्जांपल देती हूँ आपको। बहुत आज भी गांव में जब आप जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर अगर किसी बच्चे ने लव मैरिज कर ली, अदर कास्ट में कर ली, तो वो क्या कहते हैं, इसको समाज से बाहर कर दो, क्योंकि ये तो हमारे समाज का नाम खराब कर दिया है, मतलब इसके लक्षण हमारे जैसे नहीं है, इसे समाज से बाहर कर दो। ठीक वैसे ही ये जो एलिमेंट है, इनके लक्षण थोड़े यहां से हटके थे, तो इन्होंने कहा इनको यहां से बाहर कर दो। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही थी, तो इन्होंने कहा यहां आ जाओ, इनको नीचे की तरफ डाल दो। दूसरा रीजन ये था कि जब आप इनको यहां रख लेते और ये लाइन भी यहीं रहती, तो पीरियोडिक टेबल तो अगले पेज पे चली जाती ना। इतनी लाइन, फिर ये लाइन यहां जोड़ो, फिर ये जोड़ो, अगला पेज नहीं खुल जाता। तो पीरियोडिक टेबल को एक ही पेज पे रखना था, नहीं तो 2 पेज कैसे पढ़ पाते आप, इधर इधर पलटते रह जाते आप एनसीईआरटी को। इसलिए हेनरी मोजले ने क्या किया कि जो डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं खा रही थी, उनको खिसका के नीचे एक और ब्लॉक बना दिया, और उस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक डी ब्लॉक से ही बना है। बस ये है कि 2 रीजन रहे इसके पीछे। एक तो आप बताएंगे बच्चा, है ना, एक तो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो नीचे मैच नहीं कर रही थी, और दूसरी आप बताएंगे बच्चा कि ये जो है ना, ये बच्चा एक ही पेज अगर यहां रखते तो पीरियोडिक टेबल 2 पेज पे चली जाती, और जो कि अच्छा नहीं रहता। इसलिए क्या किया, डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स को खिसका के नीचे की तरफ कर दिया है। ठीक है बच्चा, चलो मैम फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन वीक की कह रहे हैं, ओके ठीक है। मैम जी मैं ऑफिस देख पता हो, क्या लिख रहे हैं आप, पता नहीं है। अरुण यादव कह रहे हैं प्लीज मैम, किस चीज का प्लीज बच्चा, ठीक है। तो डी ब्लॉक से ही निकाल के नीचे की तरफ एफ ब्लॉक बनाया गया, ये अपने दिमाग में खोपड़ी में बैठा लो। ये हमने पढ़ लिया कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में इतने ग्रुप हैं, डी ब्लॉक में इतने ग्रुप हैं, पढ़ लिया। ये तो ग्रुप की बात होगी। अब आओ आगे चलते हैं, पीरियड की बात, आवर्त की बात करते हैं। और जब बात करते हैं बच्चा पीरियड की, तो टोटल कितने पीरियड हैं आप जानते हैं, टोटल 7 पीरियड हैं। आपको काउंट करवाती हूं 7 पीरियड कैसे हैं। टोटल कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। देखो कैसे आवर्त हम कैसे काउंट करते हैं, लेफ्ट टू राइट। देखो फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन हीलियम 2 ही एलिमेंट है, सेकंड ये रहा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, नाम लिख, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, हो गए 7। अब फिर आपकी खोपड़ी में एक क्वेश्चन आएगा, मैम ये क्या है फिर नीचे वाले, अबे उल्लुओं ये यहीं से तो खिसकाए गए हैं, ये छठे पीरियड के ही एलिमेंट हैं, कलर मैच कराओ ना, ये कलर और ये कलर मैच हो रहा है, तो ये 6th पीरियड के ही कुछ एलिमेंट नीचे की तरफ खिसकाए गए हैं। और अब देखो दूसरा, ये कलर इससे मैच करो, 7वें पीरियड के ही कुछ एलिमेंट्स को नीचे की तरफ खिसकाया गया है। तो कभी ये मत सोच लेना कि 9 पीरियड हो गए हैं, है ना। बच्चे होते हैं, बच्चों के दिमाग में तो कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेशली उनके बच्चों के जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, वो तो कुछ भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा जरा, मैंने क्या बताया, 7 पीरियड हैं, 7 आवर्त हैं। छठे और 7वें ही पीरियड के कुछ एलिमेंट्स को डी ब्लॉक से हटा के नीचे एफ ब्लॉक बना दिया, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच नहीं कर रही थी, और जिनके लक्षण हमसे अलग होते हैं उनको हम समाज से बाहर कर देते हैं। आज भी ऐसा होता है ना, 21वीं सदी में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो बच्चा ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे अलग है वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, ये होते हैं मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, जिनसे हम एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं। तो भैया ये तो खतरनाक थे, इनको तो अलग करना ही पड़ेगा ना ऊपर वालों से, इसलिए बच्चा। ठीक है, चलो हो गया। मैम क्लास में टाइमिंग गलत शो कर रहा है, कैसे कर रहा है क्लास में टाइमिंग गलत शो? शोभा आप कल भी कमेंट कर रही थी, आज भी कर रही हैं। हो गया, पीरियड की बात कर ली, ग्रुप की बात कर ली, किसमें कौन सा ग्रुप आता है, किसमें कौन सा पीरियड आता है, हो गया। अब बच्चा इन पीरियड्स की जब बात करते हैं तो इन पीरियड्स को दिया जाता है नाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूं, अगर आपने इस चीज को स्किप करा जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूं तो समझ लेना आगे चलकर
आपको बहुत दिक्कत आएगी पीरियोडिक टेबल पढ़ने में। ये जो चीज मैं अगली पढ़ाने जा रही हूं, ये अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं बता दूं आपको, आगे फिर दिक्कत आएगी। मेरे को मत रिस्पॉन्सिबल बना देना कि हमें मैम का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है, ठीक है। सुन लो, क्या जो फर्स्ट पीरियड है, पहला आवर्त है, कौन सा आवर्त बच्चा? पहला आवर्त है। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या कहा जाता है? वेरी शॉर्ट पीरियड। हिंदी में बोलते हैं अति लघु आवर्त। लघु का मतलब होता है बच्चा बहुत छोटा, बहुत छोटा पीरियड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं बेचारे के अंदर, तो सबसे छोटा है। 2 एलिमेंट हैं, देखो मैं दिखा देती हूं। 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो ये बहुत छोटा है। तो इसके अंदर 2 ही एलिमेंट हैं, तो हमने इसे बोल दिया वेरी शॉर्ट पीरियड। सबसे छोटा आवर्त पीरियोडिक टेबल का जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो वो कौन सा होगा? वो फर्स्ट पीरियड होगा। अब आओ दूसरा, सेकंड पीरियड। ये नंबरिंग याद करनी है आपको, करनी है मतलब करनी है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं इसमें। दूसरा आवर्त, इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है, वेरी शॉर्ट पीरियड नहीं है। छोटा है लेकिन पूरा छोटा नहीं है ना, इसे बोलते हैं लघु आवर्त, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं? 8 एलिमेंट्स। देयर आर 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड। 8 तत्व हैं। कैसे मैम? काउंट करवाओ। चलो करवाते हैं, काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। चलो आइए नेक्स्ट, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड का मतलब हो गया तीसरा आवर्त। तीसरे को क्या कहा जाता है? तीसरे को अगेन कहा जाता है बच्चा शॉर्ट पीरियड। तीसरे का भी नाम शॉर्ट पीरियड पड़ता है। क्यों? शॉर्ट या स्मॉल? शॉर्ट या स्मॉल लिख देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। इसमें भी कितने तत्व हैं? 8। काउंट करना बच्चा, तीसरा यही तो होगा। 1 ओफो, अच्छा काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी मैम 8 है। मैं साथ साथ आपको सबूत देती हुई जा रही हूं, मैं अपने तरफ से घर से कोई बना के लाइन नहीं पढ़ाती हूं आपको, ठीक है। चौथी पीरियड को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। चौथे को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। हिंदी में बोलते हैं दीर्घ आवर्त। हिंदी में बोलते हैं, देखो हिंदी कितनी खतरनाक है, दीर्घ आवर्त, क्योंकि इसके अंदर होते हैं थोड़ा बड़ा। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 18। आप खुद काउंट कर लोगे। 18 काउंट करवाती हूं आपको, फोर्थ ना। 1 2 1 2 3 4, चौथा काउंट करना इसमें, ठीक है, पोटेशियम वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है कि नहीं है? अरे बोलो 18 है ना। हो गया। चलो पांचवें पीरियड पे चलो, फिफ्थ पीरियड। हिंदी में बोलेंगे पांचवा आवर्त। अगेन कहलाता है लॉन्ग पीरियड। अगेन क्या कहलाएगा? दीर्घ आवर्त, क्योंकि इसमें भी कितने हैं? 18 एलिमेंट है। मैम काउंट करवाओ। चलो काउंट करवाते हैं पांचवें में। 1 2 3 4 5, 5 और रूबीडियम से स्टार्ट होता है। काउंट करना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा इसको छोटा करके सिक्स्थ पीरियड पे। सिक्स्थ पीरियड, इसको बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड, अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त क्या बोलेंगे? अति दीर्घ आवर्त, थोड़ा बड़ा। हिंदी में लिख लेना, अति दीर्घ, दीर्घ, हाँ अति दीर्घ आवर्त, थोड़ा बड़ा। थोड़ा क्या, ज्यादा ही बड़ा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स होते हैं 32। कितने होते हैं? 32 एलिमेंट्स। 32 है मैम, काउंट करवाओ। ठीक है चलो आओ 32 काउंट करवाते हैं। ये है छठा। 1 2 काउंट करते जाना, ये खाली पड़ा है अभी छोड़ दो इसे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 ये है। मैंने कहा था यहीं से नीचे खिसका के, इस कलर को यहां से मैच करो, यहीं से नीचे खिसका के तो एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में डाला गया था। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। 32 काउंट करे कि नहीं करे? 17 तो ये रहे और बाकी के ये रहे।
टोटल मिलाओगे तो 32। मैम नीचे वाले क्यों काउंट करें? अरे मूर्खों, अभी तो पढ़ाया, छठे ग्रुप से ही तो खिसका के नीचे एलिमेंट्स को भेज दिया गया। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने हैं? 32। और ठीक इसी तरीके से जो 7वां पीरियड है, जो 7th पीरियड है, उसको भी कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड, अति दीर्घ आवर्त, क्योंकि उसमें भी कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें भी कितने? 32। कैसे मैम? काउंट करवाओ, काउंट करना, 1 2, इसको खाली छोड़ दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ये रहे। आप नीचे काउंट करो, ये कलर इससे मैच कर रहा है? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 हो गए। लिख दूं 32? ये रहे 32। जब इन सबको एलिमेंट्स को काउंट करोगे टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 118 एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स को पीरियड्स में इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि जो 7वां पीरियड है ना, इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड। 7वें को, 7th को कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड, जिसका मतलब होता है अपूर्ण आवर्त। क्यों? क्योंकि ये पूरा नहीं है। इसका रीजन ये है कि भविष्य में जब भी कोई नया एलिमेंट खोजा जाएगा तो उसको कहां ऐड किया जाएगा? 7th पीरियड में। इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोला है कि भाई ये कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। जब भी आज आप यहां से कोई साइंटिस्ट बन जाए, एक नया सा एलिमेंट खोज के ले आए, कुछ भी मान लो, है ना, तो उसको कहां जोड़ूंगी मैं? 7वें में जोड़ूंगी। इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के सबसे अपूर्ण आवर्त। बेटा पीडीएफ डल चुका है आपके बैच में, जाकर देखिए आप केमिस्ट्री के बैच में, मतलब केमिस्ट्री का वो जो ऊपर कॉलम है उसमें जाकर देखो, पूरा का पूरा पीडीएफ डलवा दिया, कंप्लीट केमिस्ट्री इन इंग्लिश, कंप्लीट केमिस्ट्री इन हिंदी। आप बताओ बच्चा, याद हुआ आपको? एक बार लास्टली बता देती हूं। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं तो इसे बहुत छोटा पीरियड, दूसरे में थोड़ा छोटा 8 हैं, पहले में कितने? 2। ये याद करने हैं, कल पूछूंगी मैं, क्योंकि यहां से आगे आपको बहुत फिर मिक्स हो जाएगा। मैं एक ट्रिक पढ़ाऊंगी तो अगर ये याद होगा तो ही ट्रिक आपको याद लगेगी। बच्चा आगे पढ़ाएंगे गौरव मेटलॉइड्स वगैरह सब, अभी नहीं, अभी नहीं, फंसो नहीं। अभी मैंने नहीं बोला मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड कुछ भी नहीं है। रुको रुको, थोड़ा रुको, ठीक है। पहले में कितने? 2, दूसरे में कितने? 8, तीसरे में कितने? 8, चौथे में कितने? 18, पांचवें में कितने? 18, छठे में कितने? 32, सातवें में कितने? 32। जिस बच्चे ने ये याद कर लिया ना नंबर, उसको आगे चलकर मैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऐसे चुटकियों में याद करवा दूंगी, ऐसे चुटकियों में। मजाक नहीं कर रही हूं मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे एटॉमिक मास याद हो जाएगा आपको। एटॉमिक नंबर छोड़ो, एटॉमिक मास आपको याद करवा दूंगी उससे, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये याद करना है। ठीक है? ठीक है बच्चा? आप बताओ, किसी को इतनी क्लास तक दिक्कत है? किसी भाई बंधु को इतनी क्लास में दिक्कत है तो मुझे बता सकता है फिलहाल। इससे आगे पीछे नहीं चलना है। मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल सब पढ़ाऊंगी, सेमी मेटल्स अभी छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो ना। मुझे पता है आप लोगों को कितना आता है, कितना आ सकता है। अब ये बताओ, याद हो जाएगा ये? क्या हो, याद हो गया है? आज की क्लास में आपको कैसा लगा? आ रहा है कुछ, पल्ले पड़ रहा है पीरियोडिक टेबल? अब मैं ये टेबल दिखाऊं तो आप बता दोगे ना कि मैम इसमें ये क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने एलिमेंट्स हैं? 118। पीरियड कितने हैं? 7। मैं बताऊंगी, बताओ कौन से 7 7? एक नहीं, पहले बताऊंगी कितने ब्लॉक में है। 4 ब्लॉक में। कौन कौन सा? एस पी डी एफ। ये एफ ब्लॉक है? आप कहोगे यस। कहां से आया है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के छठे और 7वें ग्रुप से खिसका के नीचे लाया गया है। फिर आप क्या बताएंगे नेक्स्ट? आप क्या बताएंगे बच्चा कि ये पहले 2 ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में, ये आते हैं सारे से 3 से लेकर 12 तक पी और डी ब्लॉक में, ये आता है पी ब्लॉक में, ये आता है एफ ब्लॉक में। फिर आप क्या बताओगे? 7 पीरियड है। फर्स्ट बहुत छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। फिर मैं पूछूं आपसे ये क्या है? आप क्या बताओगे? अरे मैम ये तो यहीं से उठा के लिए गए हैं। कौन से पीरियड से? छठे से। मैं पूछूंगी ये क्या है? आप क्या कहोगे? अरे ये तो मैम 7वें से उठा के नीचे रखे गए हैं। अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी इतनी बात जानने में। ठीक है मैम? ठीक है बच्चा? अब इसके आगे लेंथेनियम ब्लॉक में आता है। अरे रुक जाओ गौरव,
तुम बहुत आगे चल रहे हो बेटा। तुम हेनरी मोजले बनने की कोशिश कर रहे हो। ना ना, हम नहीं बनने देंगे हेनरी मोजले आपको। ओह, हाँ अभी बाकी लेवल का नहीं आया है प्रिया। ठीक है, चलो फिर, अब किसी को दिक्कत नहीं है तो कल मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अच्छा, मैं नया एलिमेंट खोज करूंगी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया प्रिया जी, खोज करो आप। चलो कल मिलते हैं आपसे। कोई डाउट वाउट हो तो सब नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कल की क्लास में आप स्टार्टिंग में मेरे से पूछ सकते हैं डाउट वगैरह भी, कोई